नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक को लेकर है, जहां साय सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर है, जहां संगठन से नाराज नेताओं के साथ बैठक की गई है। तीसरी बड़ी खबर बहराइच हिंसा को लेकर है, जहां कर्फ्यू जैसे हालात देखे जा रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर खाद की किल्लत को लेकर है, जहां खाद न मिलने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा कर दी है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में नई नक्सल नीति, औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार कुछ नए फैसले जनता के बीच में पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीख का ऐलान भी कर सकती है। मीटिंग नया रायपुर स्थित मंत्रालय में रखी गई है, जहां कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा कर दी है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। बैठक में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में नई नक्सल नीति, औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार कुछ नए फैसले भी जनता के बीच पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीख का ऐलान भी कर सकती है। मीटिंग नया रायपुर स्थित मंत्रालय में रखी गई है, जहां कैबिनेट के सभी मंत्री कैबिनेट मीटिंग में मौजूद हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन को लेकर भी चर्चा होगी, माना जा रहा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा रायपुर से संवाददाता जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है। कितनी बड़ी राहत और कितना बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए है? देखिए, इस महंगाई भत्ता को लेकर जो शासकीय कर्मचारी है लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि महंगाई भत्ता बढ़ाई जाए। राज्य सरकार से पहले जो है को एक बड़ी राहत और जो 46% जो महंगाई भत्ता हुआ करती थी उसे 4% बढ़ाकर 50% कर देता, क्योंकि अब कुल मिलाकर कर्मचारी से महंगाई भत्ता जो है 50% जो है अब राज्य सरकार से चल रही थी, जिसके कर्मचारी संघ ने कई बार और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी कर दिया। मुख्यमंत्री साय से पहले कर्मचारियों को एक बड़ा सौगात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिज्ञासा जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
मध्य प्रदेश में विधायकों और बीजेपी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी के कारण विपक्ष सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, जहां जिसके चलते नाराज विधायकों को भोपाल बुलाया गया था, लेकिन देवरी विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया और नरयावली विधायक प्रदीप लारिया की ही प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। सीनियर एमएलए गोपाल भार्गव ने भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है। बता दें कि हफ्ते भर के भीतर भार्गव के 2 सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सरकार और संगठन में हलचल मची हुई है। उन्होंने नाबालिग और मासूम बच्चियों से दुष्कर्म को लेकर सवाल खड़े किए थे। संगठन और भाजपा सरकार में भाजपा के कई नाराज विधायकों और संगठन के मंत्रियों की ओर से दिए गए बयानों को लेकर हलचल मची हुई है, जहां नाराज नेताओं को संगठन की ओर से बुलाया गया, उनके साथ बैठक की गई। इसी के साथ ही सीनियर एमएलए गोपाल भार्गव से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुलाकात कर उनके साथ कई घंटों तक लंबी चर्चा की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधायकों और बीजेपी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी के कारण विपक्ष सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, जहां जिसके चलते नाराज विधायकों को भोपाल बुलाया गया था, लेकिन देवरी विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया और नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ही प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। सीनियर एमएलए गोपाल भार्गव ने भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। बता दें कि हफ्ते भर में के भीतर भार्गव के 2 सोशल मीडिया पोस्ट के कारण संगठन और सरकार में हलचल मची हुई थी, जहां उन्होंने नाबालिग और मासूम बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर सरकार से सवाल किए थे। मध्य प्रदेश में विधायकों और बीजेपी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी के कारण विपक्ष सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, जिसके चलते नाराज विधायकों को भोपाल बुलाया गया था, लेकिन देवरी विधायक और ब्रजबिहारी पटेरिया और नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ही प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। सीनियर एमएलए गोपाल भार्गव ने भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है। बता दें कि हफ्ते भर में भार्गव के 2 सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सरकार और संगठन के हलचल मची हुई है। उन्होंने नाबालिग और मासूम बच्चियों से दुष्कर्म को लेकर सवाल खड़े किए थे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, इन सोशल मीडिया जो पोस्ट थी उनको लेकर लगातार हलचल देखी जा रही थी और बैठक भी की गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभिनव, निश्चित तौर पर संगठन या सरकार में थे तो सब कुछ चल रहा है कि बार 4 विधायक आप देखें, चाहे देवरी विधायक पटेरिया की बात करें, साफ तौर पर रहा था और मऊगंज के विधायक हैं जो वो लगातार थे और तमाम जो नेता हैं वो असल पर बैठे हुए थे। इसके बाद अब देखा गया है कि जो गोपाल भार्गव उनकी नाराजगी सामने आई है। तो गोपाल भार्गव की नाराजगी इसलिए भी मानी जा रही है कि जब सागर में इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया था तो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान जो कुर्सी लगाई गई थी उसमें गोपाल भार्गव जो पूर्व मंत्री और 10 बार के विधायक रह चुके हैं उनकी कुर्सी नहीं लगाई गई थी, जिसके बाद वो पूरी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। और नाराजगी के तहत ही आप देखिए एक बार वो सीएम जो नाराज विधायक है उनका समर्थन करते हुए देखे गए हैं और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से उन्होंने मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा क्या हम दशहरा का पर्व इसलिए मनाते हैं ताकि मनोरंजन हो सके, आतिशबाजी हो सके। तो ऐसी कई पोस्टें उन्होंने जो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के जो 2 डिप्टी सीएम है वो मनाने पहुंचे थे। जो गोपाल भार्गव है पूर्व मंत्री रह चुके हैं तो उनको दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की बात करें, जगदीश देवड़ा दोनों पहुंचे थे और इसके साथ साथ ही 2 वरिष्ठ मंत्री भी गोपाल भार्गव को मनाने पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है तो कहीं न कहीं जो अफसरशाही है वो विधायकों पर भारी हो रही है और सरकार और संगठन को विपक्ष भी इसी के तहत निशाने पर ले रहा है। चाहे उमंग सिंघार की बात करेंगे, जेपीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें, कुणाल चौधरी की बात करें, तमाम कांग्रेस के नेता जो है
वो लगातार सरकार पर और सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था सही से नहीं चला पा रही। उनके खुद के विधायक, खुद के पूर्व मंत्री ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसको लेकर देखिए साफ तौर पर निशाना सरकार की तरफ ही उठाया जा रहा है, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे तमाम मंत्रियों का आरोप हो। अजय विश्नोई ने भी कई बार आरोप लगाया। इसके बाद प्रदीप पटेल, प्रदीप लहारिया जो विधायक है, हालांकि संगठन से बात करने के बाद प्रदीप लहारिया ने कहा सब कुछ ठीक है। इसके बाद पटेलिया ने भी कहा सब कुछ ठीक है। प्रदीप पटेल हालांकि संगठन से मिलने ही नहीं पहुंचे, उनकी नाराजगी कुछ और ही है। वो अब सड़कों पर उन्होंने अपनी सुरक्षा भी हटवा दी है, बसों से घूम रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं। तो ऐसी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और इनका समर्थन गोपाल भार्गव ने किया था, जिसको लेकर हालांकि बीजेपी कह रही है कि सामान्य मुलाकात है, जो विकास कार्य है सागर में होने हैं, उन विकास के कार्यों को लेकर दोनों डिप्टी सीएम और दो मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। लेकिन इस तरह की सामान्य मुलाकातें नहीं हो सकती कि एक साथ दो डिप्टी सीएम और पहुंच जाए। तो कुल मिला के बीजेपी में फिलहाल तो जो विधायक है और जो सरकार उनके बीच सामंजस्य जो है वो अभी नहीं बैठ रहा है। और ना ही देखा जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल खुद के विधायक उठा रहे हैं, उसको निशाने पर लेकर विपक्ष उन पर हमला कर रहा है। तो विपक्ष को एक मौका मिल रहा है। और उपचुनाव होने हैं बुधनी और विजयपुर में। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो विधायक है वो भी नाराज न हो। छिंदवाड़ा की हम बता दें, छिंदवाड़ा में भी विवेक बंटी साहू और 3 गुट यहाँ पर माने जा रहे हैं। विवेक बंटी साहू का अलग गुट चल रहा है छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा में भी बीजेपी के बीच गुटबाजी होती नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा संगठन ने जिस तरह से सदस्यता अभियान में छिंदवाड़ा में काम किया है, 1 लाख से ऊपर वहां ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये एक रूपता का प्रतीक है। लेकिन जो विधायक है, जो सांसद है, जो तमाम वहां के नेता हैं, उनके बीच में सामंजस्य इसलिए नहीं बैठ रहा कि कांग्रेस से आए हुए कुछ लोग हैं और बीजेपी में जो मूलभूत लोग रहे उनके बीच में समझ बैठाना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। तो उसको लेकर के छिंदवाड़ा की भी खबरें इस तरह की आ रही कि अलग थलग पड़ रहे हैं। वहीं चाहे मंत्री गोपाल भार्गव की सबसे, जो कि 8-10 बार के विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनकी बातें सुनी भी जाती हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि संगठन हालांकि उपचुनाव से पहले और ये जो काम है करेंगे। मंत्री गोपाल भार्गव खुद ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर ये जो है 2 डिप्टी सीएम और तमाम लोग मिलने आए थे। लेकिन आगे क्या होता है, ये बीजेपी की रणनीति और बीजेपी किस तरह से नाराज विधायकों और पूर्व मंत्री को मना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सत्यम, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच के हिंसा प्रभावित पूरे इलाके में फोर्स तैनात की गई है, जहां 2 किलोमीटर के इलाके में पूरा मार्केट बंद है। जिले में इंटरनेट गुरुवार तक के लिए बंद कर दिया गया है और पुलिस लोगों को आने जाने से रोक नहीं रही, लेकिन नजर रखे हुए है। महसी और हरदी तहसील के प्रभावित इलाकों में ज्यादातर घरों में महिलाएं हैं। इधर सरकार ने महसी सीओ भूपेंद्र गौर को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गोली मारने से पहले पिटाई की गई, बॉडी में 25 छर्रे मिले हैं और तो और नाखून उखाड़ने के भी निशान पाए गए हैं। वहीं मामले में अब तक 11 एफआईआर, 50 गिरफ्तारी और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बहराइच में हिंसा के बाद पूरे इलाके में फोर्स तैनात किया गया है, जहां लगातार कर्फ्यू जैसे हालात देखे जा रहे हैं, जहां 2 किलोमीटर के इलाके में पूरा मार्केट बंद है। जिले में इंटरनेट गुरुवार तक के लिए बंद किया गया है। साथ ही पुलिस लोगों को रोक नहीं रही, लेकिन नजर रखे हुए है। महसी और हरदी तहसील के प्रभावित इलाकों में जहां ज्यादातर महिलाएं हैं, वहां महसी सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बहराइच में हिंसा के बाद कर्फ्यू जैसे हालात हैं और तो और अधिकारियों पर तो गाज गिर ही रही है, इसके साथ अभी का अपडेट है वह क्या है? क्या पूरे क्षेत्र में माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा थी उसको लेकर अब सामान्य है। बहुत से इलाकों में छिटपुट हिंसाओं को पुलिस ने मामला लिया है और कई दर्जन लोगों पर जो है कार्रवाई की गई है और बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पीड़ित परिवार मृतक रामगोपाल मिश्रा का उनसे मुलाकात की थी और उसकी पत्नी भी साथ में आई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी योजनाओं का लाभ देने का भरोसा दिलाया था। इस दौरान जो बहराइच के विधायक शिवेश्वर सिंह भी उनके साथ में थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं वो उपलब्ध जो है पीड़ित परिवार को कराए जाएंगे। देखिए, इस घटना मिश्रा है बहुत ही बेहद गरीब है और करीब 3 महीने पहले उसकी शादी होना बताया जा रहा था। और जब ये घटना हुई है उसके दौरान जो हिंसा हुई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरे जिले में अलर्ट बनाए रखे हैं और इसके साथ ही आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। जो बाहरी लोग हैं उनको केवल जाने दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को बेवजह किसी काम से बाहर निकलने पर पाबंदी है और इसके साथ ही धारा 144 वहां लगा दी गई ताकि कोई भी स्थिति में वहां पर लोग एकत्र ना हो। और इसके साथ ही अन्य जो सेवाएं हैं वो अभी पूरी तरीके से बंद रखी गई है। मार्केट में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोला गया है और देखा जा रहा है कि जो मतलब से लोग बाहर टहल रहे हैं उनको पुलिस चेतावनी देते हुए उनको घरों में रहने को लेकर लगातार उनको हिदायत दी जा रही है। वहीं हिंसा को लेकर अगर कहीं रणनीति बनती हुई समझ में आ रही है तो जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसको लेकर वहां के लोगों को नजरबंद भी किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले को और ज्यादा तूल देना चाहते थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको भी पुलिस ने एक तरीके से नजरबंद कर रखा और अरेस्ट कर रखा है। इलाके में जो ये महाराजगंज इलाका है, महसी इलाका है, वहां पूरी तरीके से कर्फ्यू रखा गया है। खासकर जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर पुलिस पूरी रूप से चौकन्ना है। इसके साथ ही धर्म विशेष के लोगों से भी अपील की गई है कि वह लोग अपने लोगों से अपील करें और इसके साथ उन्हें यह ताकीद देंगे अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो हिंसा हुई है उसमें सबसे पहले मैसी यानी कि हरदी थाना क्षेत्र के ऐसे तो उनको सस्पेंड किया गया था, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया था। अब सीओ पर भी कार्रवाई हुई, सीओ को भी सस्पेंड किया गया है। विपक्ष लगातार इस हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि जो हिंसा हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो प्रशासन वहां पर लगाया गया है उसमें लापरवाही बरती गई है, इसलिए हिंसा हुई। इस हिंसा में अभी 11 लोगों पर FIR हुई है, 50 से ज्यादा लोगों को अब तक जो हिरासत में लिया गया है, बहुत से लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात अभिनव ये है कि जो घटना हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा को अब्दुल ने घर में घसीटा और उसके बाद गोली मारी गई, उसके नाखून उखाड़े गए, इन तथ्यों के वीडियो जुटाए जा रहे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, फोरेंसिक जांचें चल रही है, पूछताछ चल रही है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस मोहल्ले से जुलूस जा रहा था वहां के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूरा मसला देखा जा रहा है। इसके साथ ही राडार पर बहुत सी चीजें हैं जो मीडिया में बताना भी लाजमी नहीं होगी, तो पुलिस उन पर जांच कर रही है क्योंकि बड़ी बू आ रही है और ये हत्या सुनियोजित हत्या दिखाई दे रही है, इसलिए पुलिस उस पर भी काम कर रही है। आपने जैसा कहा प्रशांत की एक सुनियोजित हत्या भी इसमें एंगल वह वाला भी है, साथ ही साथ सपा की ओर से जो मृतक है उसी को दोषी बता दिया गया। सपा के एक नेता ने उसी को दोषी करार दे दिया कि उसी की वजह से यह पूरा जो दंगा है वह उसी की वजह से हुआ है। इसके क्या कारण हैं, इसके क्या तथ्य हैं कि जो मृतक है वही दोषी था? देखिए, मंदबुद्धि नेताओं के ऊपर कोई टिप्पणी करना लाजमी नहीं होगा क्योंकि जो घटना हुई है उसमें मृतक आरोपी था या जो भी हो, अब तो वो दुनिया में नहीं है, इसलिए बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर जो मृतक रामगोपाल मिश्रा ने किसी हरे झंडे को तोड़ा भी था तो उसका परिणाम ये नहीं था कि उसको हत्या कर दी जाए, उसके नाखून उखाड़ लिए जाए, 35 फर्रे उसके सीने में घुसे हों। यह इतना बड़ा जो जघन्य अपराध उसके साथ हुए, भीभत्स जो हत्या, निर्मम हत्या की गई है, इतना बड़ा गुनाह उसका नहीं था। भारत देश में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लोग तिरंगे का भी अपमान करते हैं और इसके साथ ही धर्म विशेष की या फिर मान्यता प्राप्त तमाम ऐसे जो धर्म कहा जाए कि जिनके झंडे होते हैं या प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको यहाँ तोड़ा जाता है। तो इसको लेकर इतनी बड़ी घटना नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन जो उसकी हत्या हुई है सबसे बड़ी हुई है। यहाँ पूर्व में भी देखा गया है कि तमाम जो उपद्रवी जुलूस में निकलते थे, मंदिरों के सामने किस तरीके से नंगा नाच करते थे, तलवारें चलाते थे और उसके साथ ही मंदिरों को क्षतिग्रस्त करते थे। अब ये क्योंकि सपा के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, उनका धर्म ही है क्योंकि आने वाला चुनाव है तो ऐसे में धर्म की रोटियां फेंकना है। लेकिन जलते हुए बहराइच में जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां फेंकी जा रही हैं, इतिहास गवाह रहेगा कि एक मृतक
जो एक गरीब परिवार से था उसकी हत्या की गई है। भले ही उसने गुनाह किया था, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होती। और बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में चाहे वो फरखाबाद हो या कन्नौज हो, कानपुर देहात हो, तमाम ऐसी जगह उपद्रवियों के द्वारा घटनाएं की गई थी जिन्होंने धर्म विशेष के लोगों को भड़काना चाहा या फिर दो समुदायों के बीच में दंगा या हिंसा कराने की कोशिश की थी। उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। और ये सब मसले होने के बावजूद भी जिनको अगर भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, वैसे मंद बुद्धि के जो नेता होते हैं वही बयानबाजी करते हैं। क्योंकि अभी बहराइच जो है हिंसा में अभी कहीं ना कहीं चिंगारी दबी हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से वहां पर हिंसा रुक गई है। लोग अभी भी नाराज हैं क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई कि उसके नाखून उखाड़ लिए गए, 35 से ज्यादा छाते उसके सीने में लगे थे, निर्मम हत्या, उसके गला दबाया गया। उसके बाद एक बार फिर लोग उद्दलित हो गए हैं, कहा जाए कि क्रोधित हो गए थे, हिंसा जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन पुलिस ने क्योंकि चारों तरफ फ्लैग मार्च कर रही है, इसके साथ ही पेट्रोलिंग जारी है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, इसलिए हिंसा आगे नहीं बढ़ पाई है। वहाँ कंट्रोल कर लिया गया है। जिन इलाकों में ऐसी घटना थोड़ी बहुत समझ में आई तो पुलिस ने तत्काल वहाँ मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए हैं। विपक्ष का बयान केवल एक राजनीतिक बयान है। इस घटना के पीछे षड्यंत्र का है, किस लोगों के हाथ हैं। और साथ ही साथ अब्दुल का जो नेपाल कनेक्शन जुड़ा था उस पर भी नजर होनी चाहिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की। पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है इस पर भी उसकी नजर होनी चाहिए। और सीबीआई सजा ली जानी चाहिए कि आखिर में राम गोपाल मिश्रा को वहां ले जाने वाला कौन था, अब्दुल से किन लोगों की बातें होती हैं, ये टेक्निकल चीजों का विशेष ध्यान होना चाहिए ताकि आने वाले समय में सोशल मीडिया के दौर में जिस तरीके से वीडियो प्रसारित करके या मैसेज प्रसारित करके दंगा में लोगों को धकेला जाता है, इसको रोका जा सके। और ये तभी हो सकता है जब तकनीकी व्यवस्थाओं को पुलिस पारदर्शी रूप से पब्लिक के सामने रखेगी और उन्हें जागरूक करके ये बताएगी इन तथ्यों के आधार पर ये जांच हुई और ये लोग दोषी हैं और ये लोग जो है निर्दोष है, तब जाके ये दंगे रुक पाएंगे ताकि लोग बौद्धिक रूप से सक्षम हो सके। धर्म विशेष के मुद्दों पर वो लड़ाई न करके बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे, तभी भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में इस तरह की हिंसाएं रुक पाएंगी। ठीक, बिल्कुल इसमें साजिश है कहीं ना कहीं। इसे सांप्रदायिक रूप देकर फिर अब राजनीतिक रूप भी देने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। किसानों को सुविधाएं दिलाने के लिए तमाम दावे किए जाते हैं और हर साल खाद की पर्याप्त आपूर्ति के लिए तैयारी और सप्लाई को लेकर भी तरह तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जब किसान बुआई से पहले खाद लेने पहुंचता है, इसके बावजूद भी खाद की किल्लत से परेशान किसान ने अमानगंज, गुन्नौर, पवई, पन्ना मार्ग जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से खाद के लिए भटकने के बावजूद भी अब तक खाद नहीं मिल रहा, जबकि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में एक एक बोरी खाद देकर महज खानापूर्ति की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर न्यूज़-आवर की टीम ने जब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किए तो अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मान जी, हमारे खेत डरे हैं, बुवाई नहीं हो पा रही, ठीक है, खाद नहीं मिल रही, कम से कम 1 हफ्ता से भाग रहे हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल भी खाद नहीं दी जा रही, एक भी नहीं मिल रही। तो आप लोगों के द्वारा चक्का जाम क्यों किया गया? चक्का जाम खाद के प्रति, खाद नहीं मिल रही। कहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग? गुन्नौर तहसील में। गुन्नौर तहसील में। ये कब तक चक्का जाम जारी रहेगा आप लोग? खाद नहीं मिलेगी जब तक नहीं जाएंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जमुनिया से आए हैं। खाद न मिलने के चक्कर में हम लोग चक्का जाम किया। आज 7 दिनों से भटक रहे हैं। डेली का आना जाना किसान लोग है, यही भर हमारे पास काम नहीं है, घर में भी काम है। यहाँ पे डेली किराया लगा के आते हैं, 7 दिनों से फालतू पैसा, 4 घंटे ड्यूटी भी करते, यहाँ पे खड़े रहते धूप में, कोई किसानों की सुनवाई नहीं है। कहाँ पे ये समस्या है और आप लोगों के द्वारा कहाँ पे चक्का जाम किया गया? गुन्नौर तहसील थाना के सामने, गुन्नौर थाना के सामने चक्का जाम किए हमने। ये चक्का जाम आप लोग कब तक जारी रखेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी किसानों की जब तक ये चक्का जाम नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्रजभान पटेल, संवाददाता, गुन्नौर से जुड़ गए हैं। ब्रजभान, खाद की किल्लत देखी जा रही है, लगातार दावे पहले किए गए थे कि आपूर्ति पर्याप्त रूप से की जाएगी सरकार की ओर से, लेकिन इस तरह खाद की आपूर्ति क्यों हमें देखने को मिल रही है? आखिर पर्याप्त खाद क्यों नहीं है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सरकारों द्वारा जो है तो बड़े बड़े दावे, खाद आपूर्ति के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं
और जैसा कि अब जमीनी स्तर पे जब बुवाई का टाइम आता है किसान भाइयों का, जब किसान भाई सोसाइटी और गोदामों में खाद लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पे खाद 15 दिन से खाद नहीं दी जा रही। कभी कभार खाद अगर गोदाम में पहुंचाई जाती है तो वहां पे वो भी अगर 20-20 एकड़ के भी किसान है उनको भी एक एक बोरी खाद केवल दी जा रही है। केवल एक एक बोरी देकर के केवल खाना पूर्ति करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बृजवान, एक एक बोरी देकर खाना पूर्ति की जा रही है। जब अधिकारियों से यह बात पूछी जाती है कि खेती अगर 20 एकड़ या उससे भी ज्यादा है तो एक बोरी में क्या होगा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा समान है, तब अधिकारियों की ओर से क्या कहा जाता है? बिल्कुल ये बात सही है। जैसे किसी को मौके पे अगर 20 एकड़ खेत के लिए अगर कम से कम 20 बोरी खाद की आवश्यकता पड़ती है और खाद केवल एक बोरी दी जाती है, और यही सवाल जब अधिकारियों से दिया जाता है तो एक तो वो उनका कहना रहता है कि ऊपर से खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है, हम क्या करें, जितनी खाद आ रही है हम उतनी पर्याप्त मात्रा में बांट रहे हैं। जैसा कि और जानकारी में किसानों का ये भी आरोप है कि खाद तो पर्याप्त मात्रा में आती है लेकिन यहाँ पे खाद को ब्लैक में दे दिया जाता है, जिससे किसानों को न मिलके व्यापारियों तक खाद पहुंच जाती है और महंगे दामों में वो खाद किसान दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर रहता है। क्या जो सरकारी खाद आती है वह भी जो व्यापारी हैं उनके पास से खरीदी जा रही है? क्या जो सरकारी खाद है वह व्यापारियों के पास उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में? जी, व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। आप मतलब जो गुनौर के खाद भंडार हैं, जो दुकान में खाद बेचते हैं, उनके वहां अगर किसान जाते हैं तो हर जगह खाद मिलती है। लेकिन जो सरकार द्वारा समितियां हैं, पूरे जिले भर में गुनौर तहसील के अंतर्गत किसी भी समिति में कोई भी किसी भी प्रकार की खाद नहीं दी जाती है। केवल गुनौर मुख्यालय पे तहसील स्तर पे गोडाउन में खाद वितरित की जाती है, वहां पे भी केवल खाना पूर्ति की जाती है, एक एक बोरियां खाद दी जाती हैं। जैसा कि आज दिन भर से किसान परेशान थे, सुबह से बेचारे बिना खाए पिए 9 बजे से लाइन पे लगे रहे, 12 बजे तक किसान लाइन पे लगे रहे और उनको खाद टोकन बस दे दिए गए, फिर कोई खाद वितरण नहीं किया गया। फिर नाराज किसानों ने जाके तहसील मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया। तब जाके एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार और गुनौर प्रशासनिक अमला पहुंचा और समझाइश देकर बोले हम चलो खाद दिलवाते हैं। खाद दिलवाने के बाद फिर भी केवल एक एक बोरी खाद दी गई, वो भी सभी किसानों को नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, खाद के वितरण के नाम पर केवल किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है और लगातार किसानों को टाला जा रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको खाद मिलेगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वह भी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया बृजभान, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।